जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम आज उसी लेसन को पुनः पार्ट 2 के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहेंगे, जिसका नाम था जल संसाधन। तो इसके अंदर आज हम जो टॉपिक समझेंगे बच्चों, आज वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है आप सभी के लिए, और जिसके अंदर हम देखेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। अगर बच्चों हम बात करें बहुउद्देशीय परियोजनाओं की, तो आपको मैं बताना चाहूंगा बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन सी परियोजनाएं होती है? तो बच्चों वे परियोजनाएं, तो वे परियोजनाएं जिनके एक नहीं बल्कि अनेक उद्देश्य हो, जिनके अनेक उद्देश्य हो, क्या कहलाती बच्चों? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ये परियोजना बच्चों अगर हम बात करें तो किसी नदी घाटी पर बनाई जाती है। किस पर बनाई जाती है बच्चों? नदी घाटी को। अगर हम बात करें, जैसे कोई नदी आ रही है यहां से, इसके ऊपर कोई बांध बना दिया जाए, तो इसी ये जो परियोजनाएं होती है, ऐसी परियोजनाओं को तो इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। ये सपोज करो ये आपके बांध है और ये क्या थी बच्चों? नदी है। तो इस प्रकार की जो परियोजनाएं होती है उन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब यहाँ पर ये जो बनाई गई परियोजना है, क्या इसका एक ही उद्देश्य है? तो इसके हम आइए जो सेशन इस जो क्लास के माध्यम से आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है और इनके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। इन चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर हमने किसी नदी घाटी पर कोई परियोजना बनाई है, तो सबसे पहला जो उसका उद्देश्य होता है बच्चों, वो आपके सिंचाई। क्या उद्देश्य होता है बच्चों? सिंचाई। भाई इससे, जैसे इस नदी पर हमने कोई बांध बनाया है, तो इस पानी से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? पहले सिंचाई, यानी खेतों को, कृषि को, उपज को हम क्या है पानी देने की क्रिया यहाँ से जो उसको संपन्न कर सकते हैं। अगर बच्चे इसके अलावा अगर हम बात करें, तो इसके अलावा इसका उपयोग है घरेलू उपयोग। कहां पर? घरेलू। इसका उपयोग हम उद्योगों में कर सकते हैं। कहां पर कर सकते हैं? उद्योगों में। इसके अलावा मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, इसको हम मछली पालन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मछली पालन। तो ये मछली पालन, मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम विद्युत निर्माण भी कर सकते हैं। जो ये पानी यहाँ पर है ना, जो बांध बनाने के बाद जो उसका उपयोग, तो हम विद्युत बनाने में, विद्युत उत्पादन। इसके अलावा बच्चों अगर बात करें तो भाई मनोरंजन, जो कोई बड़ी सी झील है, बड़े से कोई बांध होते हैं, नदी घाटी परियोजना होती है, वो भाई मनोरंजन या पर्यटन का भी केंद्र होती है बच्चों। किसका? पर्यटन का। इसके अलावा बात करें तो नौका चालन। इसके अलावा अगर बात करें बच्चों, और क्या हो सकता है नौका चालन? इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे जो अपने जो बाढ़ वगैरह आती है उसको नियंत्रण का भी काम करती है, यानी जल क्रांतता को नियंत्रण करना, यानी बाढ़ नियंत्रण। क्या? बाढ़ नियंत्रण में सहायक होती है। इस तो ये क्या इस परियोजना का एक ही उद्देश्य है क्या? नहीं। तो फिर बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे परियोजनाएं होती है जिनके एक नहीं बल्कि अनेक उद्देश्य हो। जैसे अगर बात की जाए तो पहला क्या है? सिंचाई। क्या है बच्चों? सिंचाई। दूसरा क्या है? घरेलू उपयोग, घरों के लिए जो भी अपने उपयोग में आता है उसका अपनी बात कर रहे हैं। अगर इसके अलावा बात करें तो उद्योगों में, कहां पर बच्चों? उद्योगों में। उद्योगों में जो बिजली वगैरह चाहिए, वहां पानी की जरूरत होती है, तो वो यहाँ से हो सकती है। इसके अलावा मत्स्य पालन। कहां से बच्चों? मत्स्य पालन। इसके अलावा विद्युत उत्पादन, मनोरंजन, नौका चालन। नौका चालन यानी नाव वगैरह चलाने की दृष्टि से, परिवहन की। और इसके अलावा बाढ़ों को भी नियंत्रण करने में क्या होती है? परियोजना सहायक होती है। तो बच्चों ये तो हमारे था बहुउद्देशीय परियोजनाएं, वे परियोजनाएं जिनके एक नहीं बल्कि अनेक उद्देश्य होते हैं। क्या कहलाती है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती है। अब हम थोड़ा सा इसी के अंतर्गत हम देखेंगे थोड़ा सा
कि प्राचीन भारत में जलीय कृतियां, जो अपने प्राचीन भारत पुराने समय में भारत के अंदर जल को इकट्ठा करने के लिए जो ढांचे, जो तंत्र, जो अपने तालाब या हौज, जो भी आकृतियां जो बनाई गई थी उसके बारे में जानेंगे। तो प्राचीन भारत के समय जल को इकट्ठा करने के लिए, संग्रहण करने के लिए कौन कौन सी कृतियां बनाई गई थी उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। अगर हम बात करें ईसा से 1 शताब्दी यानी लगभग 100 साल पहले, कितने साल पहले? ईसा से 100 साल पहले, तो इलाहाबाद के पास में एक जगह है जिसका नाम है श्रृंगवेरा। क्या नाम है बच्चों? श्रृंगवेरा में। तो वहां पर क्या है, जल संग्रहण तंत्र क्या बनाया गया था। कब बच्चों? ईसा से 1 शताब्दी पहले। कहां पर? इलाहाबाद के पास और श्रृंगवेरा के अंदर क्या बनाया गया? जल संग्रहण तंत्र बनाया गया। अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसके समय में, किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बांध, झील और सिंचाई के लिए क्या बनाए गए थे? तंत्रों का निर्माण करवाया गया था इस प्रकार के लिए। ठीक है, किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। कलिंग, कलिंग अगर बात करें तो वर्तमान में उड़ीसा, प्राचीन काल में कलिंग आपने सुना भी होगा, अशोक ने कलिंग युद्ध किया था। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया, कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे कंपटीशन में भी कई बार पूछ जाते हैं भाई अशोक ने कलिंग विजय कब प्राप्त की, तो ये थोड़ा मुझे बताइएगा। तो कलिंग कहां पड़ता है? उड़ीसा। और नागार्जुन का, नागार्जुन कोंडा कहां पर है? आंध्र प्रदेश। बेन्नूर कहां है? कर्नाटक। कोल्हापुर कहां है? महाराष्ट्र। तो यहां पर भी क्या है, अपने जल कृतियां क्या बनाई हुई, प्राप्त हुई है। अगर हम बात करें कृत्रिम झील, यानी कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित, क्या बच्चों? मानव निर्मित झील, वो कहां पर है? भोपाल के अंदर बनी हुई थी। कब बनी हुई थी? 11वीं सदी में। कब बनी थी बच्चों? 11वीं सदी में, लगभग 80,000 साल पहले। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश दिल्ली के श्री फोर्ट के क्षेत्र में क्या बनवाता है बच्चों? हौज। हौज का मतलब एक तरह तालाब, जल कुंड के अकॉर्डिंग हम इसको ले सकते हैं। तो ये प्राचीन भारत की कुछ कृतियां थी, जिसके अंदर पहली तो कौन सी थी? इलाहाबाद के पास में श्रृंगवेरा में जल संग्रहण इकट्ठा करना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या था? बांध, झील, सिंचाई तंत्र बनवाए। कलिंग कहां पर है? उड़ीसा। नागार्जुन कोंडा कहां है? आंध्र प्रदेश। बेन्नूर कहां? कर्नाटक। कोल्हापुर कहां? महाराष्ट्र में। यहाँ पे भी मिलती है। कृत्रिम झील कहां थी? भोपाल के अंदर। कब थी? 11वीं सदी के अंदर। ठीक है। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने क्या किया? दिल्ली के श्री फोर्ट में क्या बनवाया? हौज बनवाया। तो ये हमें प्राचीन, यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन तैयार होता है, बहुत ही बेहतरीन, सुपर डुपर, कि प्राचीन भारत में जल कृतियां बताइए। तो देखिए बच्चों, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, कितनी भी लंबी क्यों ना हो, परंतु एक चीज हमेशा ध्यान रखिए विश्वास के साथ, कि रास्ते हमेशा आपके पांवों के नीचे होते हैं। पुनः एक बार, कि मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, लंबी क्यों ना हो, परंतु रास्ते हमेशा आपके पांवों के नीचे होते हैं। चलना आपको है, सपोर्ट हमारा है, आपका भी सपोर्ट रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें, इसी से आगे बढ़ते हुए देखे जाते हैं। तो बहुउद्देश्य परियोजना समझ आ गई होगी, वे परियोजना जिनके एक नहीं बल्कि अनेक उद्देश्य हो। क्या कहलाती है? बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहलाती है। क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? जैसे सिंचाई करना, घरेलू उपयोग, उद्योगों में मत्स्य पालन, विद्युत को उत्पादन, मनोरंजन, पर्यटन, नौका चालन, बाढ़ नियंत्रण। तो ऐसे कुछ हमारे यहाँ भारत में कुछ परियोजनाएं क्या है, समन्वित है, जो लागू है, उसके बारे में हम जानेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हो। ठीक है बच्चों, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, क्योंकि अपनी जो शुरुआत है बच्चों वो जीरो से है। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी शुरुआत है जीरो से होती है ना, तभी वो शुरुआत शुरुआत होती है। कि बाजी कौन सी ले, बाजी, जीत की बाजी तो हर कोई लेते हैं, बाजी को कोई हारी हुई बाजी लेने वाला जीत के बाजी में बदल के दिखाए तो वो बाजीगर होता है, उससे अकॉर्डिंग। तो हमारे यहाँ कुछ जल परियोजनाएं समन्वित है। पहली आपके सतलुज ब्यास,
तो बच्चों अपने सतलुज और ब्यास जो नदी है, पंजाब साइड इलाका है, तो वो बेसिन यानी नदी क्षेत्र के अंदर वहां पर क्या भाखड़ा नागल परियोजना क्या है चलाई जाती है, जिसका उद्देश्य है भाई सिंचाई, घरेलू उपयोग, उद्योगों को पानी, मत्स्य पालन और इस चीज के वृहत उत्पाद। अगर बात करें तो वृहत ज्यादातर किसके लिए काम करती है? सिंचाई के लिए। एक और परियोजना अपने यहाँ महानदी, महानदी कहां पर है? ये उड़ीसा के अंदर। ये कहां पर है? हीराकुंड बांध कहां है? उड़ीसा के अंदर। कहां पर बच्चों? उड़ीसा के अंदर। कुछ थोड़ी सी मैं बेसिक चीजें बता देना चाहता हूँ हीराकुंड बांध के बारे में। तो ये उड़ीसा के अंदर है। कहां पर है बच्चों? उड़ीसा के अंदर। एक चीज और ये कि भारत का सबसे लंबा बांध है। कैसा है बच्चों? लंबा बांध है। और ये मिट्टी का बांध है। किसका है बच्चों? ये दुनिया का भी सबसे बड़ा मिट्टी का लंबा बांध है। किसका है? दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। अगर बच्चों बात करें तो इसे एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। क्या मानी जाती है बच्चों? एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। ये थोड़ा एक्स्ट्रा आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन कंपटीशन में पूछ लेते हैं, थोड़ा गौर करिएगा, आगे काम आएगा। जब भी कंपटीशन में आएगा तो आप हमें याद करेंगे उस वक्त। तो आगे देखिए बच्चों, अब ये कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जल संसाधन उपागम बहुउद्देश्य परियोजना उपनिवेशिक काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए ले जाने। जब ये हमारे इतने काम में आती है, बहुउद्देश्य परियोजना से हम सिंचाई कर रहे हैं, घरेलू उपयोग कर रहे हैं, उद्योगों को लिए काम आ रही है, मत्स्य पालन में, बिजली बनाने में, हर चीज में काम आ रही है। इसी कारण स्वतंत्रता के बाद भारत में इनके ऊपर बड़े रूप में इनके ऊपर काम होता है। अगर हम बात करें पहली पंचवर्षीय योजना, तो उसके अंदर हमारे मुख्यतः कृषि पर निर्भर थी। किस पर थी? कृषि पर। और उस समय बड़े स्तर पर क्या है, ऐसे अनेक परियोजनाएं, बांध वगैरह बनाए गए थे सिंचाई हेतु। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने, किन्होंने? जवाहर लाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बांधों को, किसको? बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। क्या कहा है? आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था? बांधों को भारत के, आधुनिक भारत के क्या कहा है बच्चों? मंदिर की संज्ञा दी है। तो गर्व से उन्होंने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। उनका मानना था कि भाई बांधों से क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों की, किस क्षेत्रों की? ग्रामीण क्षेत्रों की, ग्रामीण व कृषि क्षेत्रों की, ग्रामीण व कृषि क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था सुधार होगा और साथ में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। किसको मिलेगा बच्चों? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस कारण भाई, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। क्यों कहा है? कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास, साथ में शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश का क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। इसी कारण उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। क्या कहा बच्चों? आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। अगर हम बात करें इसी को आगे बढ़ाते हुए, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है कि बांध क्या है? इसको हम जानेंगे। तो बहते जल को रोकने व दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा। बाधा जो
जलाशय या झील के रूप में विकसित होती है। तो देखिए बच्चों, बांध क्या है? ये कह रहा है कि कोई नदी बह रही है तो बहते हुए जल को रोकना, और यहां से हो सकता है कोई नहर के द्वारा क्या कोई दिशा दे दो, या रोकना या बहाव को क्या करना बच्चों। तो बांध क्या है कि बहते जल को रोकना, रोकने और दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा क्या कहलाती है बच्चों? बांध। क्या कहलाती है? बांध। पुनः एक बार, कि बहते जल को रोकने व दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा क्या है? बांध है, जो एक जलाशय या झील के रूप में क्या है? विकसित हो जाते हैं। तो बच्चों, कल हम पढ़ेंगे यहां से कि कल के जो अगले नेक्स्ट वीडियो सेशन में हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो अपने आएगा कि बांध या बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ और हानि। अगर हम एक बार लाभ को अगर जानना चाहें तो लाभ हम यहाँ जान सकते हैं भाई, बांधों के या बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ। लाभ, तो देखिए बच्चों, बहुउद्देशीय परियोजनाएं आपके सामने है। बांध क्या है? इसके लाभ। तो बांध को तो अभी हमने देखा है कि भाई बहते हुए जल को रोकना, दिशा देना या बहाव को कम करना, उसके लिए खड़ी की गई बाधा क्या कहलाती है? बांध कहलाती है। अगर हम बात करें इसके लाभ तो लगभग सेम है। कोई अगर बांध बना हुआ है नदी पर तो हम सिंचाई कर सकते हैं, घरेलू उपयोग में ले सकते हैं, उद्योगों को पानी, मछली पाल सकते हैं, विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, मनोरंजन के लिए लोग वहां घूमने पर्यटन के लिए आ सकते हैं, नौकाचारण कर सकते हैं। कभी कभी बांध बाढ़ को नियंत्रित करने का भी काम करते हैं। तो इस चीज के ये इसके लाभ है। अगर हम तो कल हम इस आगे जो वीडियो है उसके अंदर हम जो बढ़ाते हुए आएंगे, कल हम पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजना के नुकसान एवं बांधों से हानियां, क्या हानि होती है, इस चीज को जानेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।